जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज जो हम लोग इतने दिनों से डिस्कस कर रहे थे और चीजों की गंभीरता का अध्ययन कर रहे थे और विश्लेषण कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने पूरे डिस्कशन पॉइंट को चेंज कर दिया और डेलिब्रेशन चेंज हो गया। और धनखड़ साहब, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और जो कि पदेन स्पीकर हैं राज्यसभा के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब आज के तारीख में जितने भी आप डिस्कशन देख रहे हैं, जितने भी डिबेट देख रहे हैं, वो एसआईआर के अंदर जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उससे हट गया है। जो पहलगांव के अंदर जिस प्रकार से नृशंस हत्या की कुछ लोगों ने, आतंकवादियों ने, और वो आतंकवादी हत्या करके भाग गए और आज तक ट्रेस नहीं हो पा रहे, उस नकारेपन को छिपाने के लिए एक नया ये काम हुआ है। और ये क्यों हुआ है, किसने किया है, किस वजह से हुआ है और इसका परिणाम क्या होगा, अब सारा का सारा डेलिब्रेशन इस बात पे चल रहा है। लोग नए नए नाम सुझा रहे हैं। कोई नीतीश कुमार जी की बात कर रहा है, कोई मनोज सिन्हा जी की बात कर रहा है, कोई राजनाथ सिंह जी की बात कर रहा है और कोई योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रहा है। कोई ये कह रहा है कि जयशंकर बन जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट और वहां पे शशि थरूर आ जाएंगे। देखिए, एक बात तो लेसन बिल्कुल साफ है कि इसका मैसेजिंग, अगर धनखड़ साहब ने रिजाइन किया है, और ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि देखिए, हेल्थ रीजन से कोई रिजाइन नहीं करता। हेल्थ रीजन से तभी रिजाइन करता है जब बिल्कुल ही ऐसी स्थिति हो जाए कि चलने फिरने लायक ना हो जाए। ऐसा जगदीश धनखड़ साहब के बारे में कोई हेल्थ बुलेटिन नहीं है, कुछ बताया गया, 2-3 बार उनका स्वास्थ्य जरूर खराब हुआ, लेकिन ऐसा होता है, कभी सीने में दर्द हो जाता है, गैस चढ़ जाती है, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि कोई एम्स के अंदर भर्ती हुए, लेकिन कोई गंभीर बात नहीं हुई। ना मोदी जी ने इसके बारे में कोई ट्वीट किया, ना उनके उच्च स्वास्थ्य के लिए उन्होंने कोई कामना की, और ना इस प्रकार का कोई हेल्थ बुलेटिन आया। उनको जयपुर जाना था, लेकिन अचानक ये घटना घटी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये घटना का घटित होना क्या ये दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा है या मजबूरी का हिस्सा है। ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि रणनीति का हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्योंकि धनखड़ साहब ने खड़गे साहब को राज्यसभा के अंदर बोलने का मौका दे दिया। उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि विपक्ष को स्थान देने वाले हैं, इसलिए उनसे नाराज हो गए भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार। और इसलिए नड्डा साहब ने संसद के अंदर कह दिया कि जो बात मैं कहूंगा वही केवल रिकॉर्ड में जाएगी और जो विपक्ष कहेगा वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। इसका मतलब यह है कि नड्डा साहब ये कहना चाह रहे थे कि धनखड़ साहब, अब आपकी कोई आवश्यकता नहीं। ये इंटरप्रिटेशन लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरा इंटरप्रिटेशन थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी जो है चारों तरफ से घिरी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को इस समझ में नहीं आ रहा है कि इस चक्रव्यूह से कैसे निकला जाए। क्योंकि उन्होंने सोचा था कि जैसे पुलवामा के अंदर हुआ था, फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था और उसका जनता के ऊपर प्रतिक्रिया हुई थी और राजनीतिक फायदा हुआ था, वैसे ही जो ये पहलगांव के अंदर हुआ, इसकी भी जब हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और ये आतंकवादी ठिकानों को खत्म करेंगे तो वैसी ही रिएक्शन होगी और जनता हमारे साथ खड़ी हो जाएगी। लेकिन इस बार विपक्ष ने बड़ी बुद्धिमानी का परिचय दिया। पहली बात तो उन्होंने भारत सरकार के सब कदमों का समर्थन किया और कहा कि हम पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं, कोई प्रश्न नहीं पूछा जब तक ये संघर्ष चलता रहा। लेकिन जनता में एक बात पैठ कर गई और ये बड़ी बुद्धिमानी का परिचय लोगों ने दिया। मैं सबको साधुवाद देना चाहता हूं, कश्मीर के लोगों को साधुवाद विशेष तौर पे देना चाहता हूं, क्योंकि जब यह नैरेटिव बनाने की पहले दिन से कोशिश हुई कि धर्म पूछा जाति नहीं, तो कश्मीरियों ने जो जुलूस निकाले और भारत माता की जय बोली और वंदे मातरम बोला और तिरंगे लेके निकले, वी लव इंडिया करके निकले, तो उससे एक मनोधारणा बताने का जो प्रयास हो रहा था कि जैसे मुसलमान हमसे अलग हैं, वो कश्मीरियों ने उस पर पानी फेर दिया। नंबर 1। नंबर 2, जो शहीद हुए थे लोग, उनकी पत्नी, और एक पत्नी तो ऐसी जो 15 दिन पहले ही सुहाग का जोड़ा जिसने पहना था, जब उसका सुहाग उजड़ा, और कानपुर की शुभा द्विवेदी की पत्नी, दोनों ने जो स्टेटमेंट दिया वो इतना ज्यादा घातक था भारतीय जनता पार्टी के लिए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं हमारे देश की मजबूती के लिए हिंदू मुसलमान एकता बनी रहे, और ये दोनों हिंदू परिवार की बेटियां हैं।
इसका मतलब यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव था वो नहीं चल रहा था। अच्छा, इसके बाद जो बिहार के अंदर सोचा था भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के सहयोग से, कि जैसे महाराष्ट्र में नाम जोड़े काटे, दिल्ली के अंदर किया, हरियाणा के अंदर किया, वैसे चुनाव जीत लेंगे। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ा ब्लंडर कर दिया वो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने कर दिया। उन्होंने बिना सोचे समझे और 2003 में जो प्रक्रिया अपनाई गई थी और भारत सरकार द्वारा जो कागजात जारी किए गए हैं उनकी अवहेलना करते हुए एक नया नियम बना दिया, और ऐसा नियम बना दिया जो हास्यास्पद था, जो किसी भी व्यक्ति को समझ में नहीं आया कि भाई आधार कार्ड जो आप बनाते हैं, पूरी सरकारी डिपार्टमेंट बनाता है, उसमें उंगलियों के निशान लेता है, आंखों के निशान लेता है, तो उसको अगर आप नहीं मानेंगे, अगर आप उस राशन कार्ड को नहीं मानेंगे जिसके आधार पे आप 5 किलो अनाज देते हैं, अगर आप वोटर आईडी कार्ड को नहीं मानेंगे जिस वोटर आईडी कार्ड को हर इलेक्शन के पहले सर्टिफाई किया जाता है, और आप ऐसी चीजों को मानेंगे कि ज्यादातर लोगों के पास वो कागज नहीं है। अगर आप बिहार के अंदर जाएंगे, अगर आप सीमांचल के अंदर कोसी इलाके में जाएंगे, तो आज भी वहां ये स्थिति है कि लोग कह रहे हैं कि साहब हमारे तो मकान डूब गए, हमारे पास तो अगर कोई चीज है तो आधार कार्ड है, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। आईडी कार्ड है, राशन कार्ड है और आधार कार्ड है। लेकिन जो जिस प्रकार से रसीदोद्घाटन हुआ और जिस प्रकार से बीएलओज, एएलओज, बीडीओज, कलेक्टर्स के बीच की वार्ता के ऑडियो और वीडियो निकल के सामने आए, उससे भारतीय जनता पार्टी वहां भी फंस गई। अच्छा, इतनी बुरी तरह से फंसी कि बिहार के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के कोर सपोर्टर्स थे और जो फैन सिटर्स थे, वो भी आज के तारीख में इतने ज्यादा आहत है कि हमारी नागरिकता पे प्रश्न उठा रहे हैं, और नागरिकता पे उन लोगों के प्रश्न उठा रहे हैं जो बेसिकली हिंदू हैं। अच्छा, बिहार क्योंकि उनका जो सीमा है वो बांग्लादेश से नहीं मिलती, म्यांमार से नहीं मिलती, वो मिलती है नेपाल से। तो अगर आप ये चाह रहे थे कि मुसलमानों के नाम काट दिए जाएं, तो अगर ये मुसलमानों के नाम काटे जाएंगे जो 6-6, 7-7 बार से अपना वोट कर चुके हैं, तो उसके बाद तो आप मानी बात है कि केंद्र सरकार की असम जो अक्षमता है उसको प्रकाशित करेंगे और बताएंगे। फिर उसके बाद लोग कोर्ट जाएंगे। उसके बाद जो ये पत्रकार बंधु हैं ये भी नहीं छोड़ेंगे। पत्रकार बंधुओं ने तो अब जोखिम उठा ही लिया है, वो तो अपना लगे हुए हैं, और बिल्कुल एसआईआर का मुद्दा, फिर ये पहलगांव का मुद्दा, फिर उसके बाद ये सारी चीजें हो रही थी। मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक इजी ऑप्शन ढूंढा और उन्हें लगा कि हमें पार्लियामेंट के अंदर जवाब न देना पड़े, इसके लिए हमें 5-7-10 दिन का टाइम मिल जाए और उसके बाद हम अपनी रणनीति बना लेंगे। लेकिन मेरे को लगता है कि इस प्रोसेस में उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब ये धनखड़ साहब का मुद्दा ये शो करता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है और मोदी और अमित शाह जी की वॉइस है वो कमजोर हो गई। क्योंकि अगर ये मैसेज दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी धनखड़ साहब से नाराज थी तो भी अनुचित है, क्योंकि धनखड़ साहब ने जितनी ज्यादा कर्तव्य निष्ठा से भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है और अपोजिशन को अपमानित किया है और अपोजिशन के सदस्यों को निष्कासित किया है और अपोजिशन वालों को नहीं बोलने दिया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल येस मैन की तरह काम किया है, इसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी उनसे नाराज हो सकती है, इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसी से भी नाराज हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, ये किसी का भी सफाया कर सकती है। तो वो मैसेज भी अगर देना चाह रहे थे तो वो मैसेज गलत है। अगर ये मैसेज दे रहे थे कि धनखड़ साहब नाराज हो गए, हमने कुछ नहीं किया, धनखड़ साहब नाराज हो गए, धनखड़ साहब इसलिए नाराज हो गए कि नड्डा जी ने स्टेटमेंट दिया, फिर उसके बाद जब उन्होंने मोदी जी को फोन किया धनखड़ साहब ने तो मोदी जी ने फोन नहीं उठाया, फिर उसके बाद जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई उसमें कोई सत्ता पक्ष का व्यक्ति नहीं आया, इसलिए जगदीश धनखड़ साहब ने अगर रिजाइन किया है, इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रियजनों के अंदर भी असंतोष इस लेवल तक पहुंच गया है कि वो अपमान को अब झेल नहीं पा रहे हैं। भाई अभी तक तो अपमान झेल ही रहे थे, अभी तक तो उपराष्ट्रपति को इस बात पे कोई परेशानी नहीं होती थी कि प्रधानमंत्री के सामने वो झुक के खड़े हो जाएं, जबकि उपराष्ट्रपति पद जो है वो प्रधानमंत्री पद से एक कदम ऊपर है। सबसे सर्वोपरि है राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति और तीसरे नंबर पे प्रधानमंत्री। लेकिन उन्हें हाथ जोड़ के खड़े होने में कोई शर्म नहीं आ रही थी। अगर उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो प्रधानमंत्री को चैलेंज करें और रिजाइन करें और एक नया मुद्दा दे दें अपोजिशन को कि अब स्पष्टीकरण दीजिए, स्वास्थ्य की वजह से तो नहीं हुआ, ये किस वजह से हुआ है, तो मुझे दोनों स्थिति में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट कर ली है। और जो मेरी रीडिंग कहती है, देखिए जगदीश धनखड़ साहब भी पुराने राजनीतिज्ञ हैं, वो भी एमएलए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो दूसरी बात है पहले कांग्रेस से थे और बाद में वो मोदी जी भक्त बन गए थे।
लेकिन उन्हें राजनीति पता है। और ये भी मेरे को सूत्र बताते हैं कि बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने धनखड़ साहब से संपर्क किया है और धनखड़ साहब से ये कहा है कि आप शुरुआत कीजिए और ये जो ताश के पत्ते का महल है जिसको गुजरात लॉबी ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, इसको गिराने की प्रक्रिया को शुरू कीजिए। आप शुरुआत करते हैं और देखिए पीछे पीछे हम आते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से चंद्रबाबू नायडू ने एसआईआर का विरोध किया है और खुलेआम विरोध किया है, और वो विरोध किया है जो जेन्युइन है, और जिस प्रकार से बिहार के अंदर नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, सब लोगों को यह पता चल रहा है कि राइटिंग ऑन द वॉल क्या है, उनको यह भी पता चल रहा है कि जब ये बिहार के अंदर असेंबली चुनाव होंगे और कितनी भी बेईमानी होने के बाद भी, पहली बात तो यह है कि जितना ज्यादा एक्सपोजर हो गया है और जितना ज्यादा बीएलओ, एएलओ, बीडीओ और कलेक्टर्स ने गलतियां कर दी हैं जो ऑन रिकॉर्ड आ गई, तो इस बार बिहार में चुनाव में हेराफेरी कराएंगे तो ये 5-7% की हेराफेरी तो कराएंगे, लेकिन कराने के बाद बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे ये बड़ा मुश्किल है। और अगर चुनाव आयोग अपोजिशन के दबाव में और अंतरराष्ट्रीय प्रेस के दबाव में, क्योंकि इस बार मुझे लगता है अंतरराष्ट्रीय प्रेस भी बिहार का इलेक्शन देखने आएगी, क्योंकि उनके दिमाग में यह प्रश्न उठ गया है कि इस प्रकार से अगर डेमोक्रेसी को हाथ में ले लिया जाए और बिहार के इलेक्शन में अगर महागठबंधन जीत गया, अगर इंडिया अलायंस जीत गया, जिसकी संभावना 80% है, उसके बाद बिहार में तो सरकार जाएगी ही जाएगी नीतीश कुमार की, दिल्ली की सरकार भी चली जाएगी। तो मुझे लगता है इस समय को भांपते हुए धनखड़ साहब ने जो इस अभी रिजिग्नेशन दिया है, इसके पीछे अगले 2-3 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कद्दावर नेता जिनको मोदी जी ने बिल्कुल एक प्रकार से नेग्लेक्ट कर दिया था और अपमानित किया था, जैसे उसमें हमारी वसुंधरा राजे सिंधिया भी हैं, उसमें हमारे मध्य प्रदेश के पुराने चीफ मिनिस्टर साहब भी हैं, नितिन गडकरी साहब भी हैं। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ज्यादा योग्य हैं, ज्यादा सक्षम हैं और इन मधु व्यवहार वाले भी हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने के समर्थक भारतीय जनता पार्टी के कोर लोग हैं, और जो ये समझ रहे हैं कि उनको किस प्रकार से किनारे लगाया गया है और किस प्रकार से पूंजीपति और गुजरात लॉबी ने पूरी देश की राजनीति और पूरे देश की धन संपदा पे कब्जा कर लिया है। तो मुझे लगता है ये बौखलाहट की शुरुआत है। एक गलत कदम उठा लिया है भारतीय जनता पार्टी ने धनखड़ साहब को नाराज करके, या तो उन्हें हटने का आदेश देके, उनसे रेजिग्नेशन लेके, और धनखड़ साहब ने अगर गुस्से में आके रिजाइन किया है तो मुझे लगता है वो पटकथा अब लिखी जा चुकी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अंत की शुरुआत हो गई है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।